Hello students, good morning. How are you? I hope all are you fine there. Today in this lecture of English we will do section A, reading skill. Section A, reading skill for class 11th. It consists 20 marks. It is a comprehension. Here you will given 2 comprehension, है ना. Now we will discuss how to solve comprehension. Comprehension passage. The word comprehension means the ability to understand what you listen or what you read. It is an exercise which aims at improving or testing one's ability to understand a language. Try to remember your English class at your school. Each day you were taught new lessons, है ना. जो हम रीड करते आए हैं, कॉम्प्रिहेंशन किस चीज़ के लिए होता है? इट इज़ ए रीडिंग स्किल, कि आपकी कितनी एबिलिटी है किसी चीज़ को टेस्ट करने की, रीड करने की. उसके बाद आप उसको कैसे अपने वर्ड में जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हो. स्टोरीज, पोएम्स, क्वेश्चंस एंड आंसर्स वर अनसीन टू यू बिफोर यू रीड देम. तो ये पूरी तरह से जो है वो अनसीन पैसेज होते हैं. सिमिलरली इन अ comprehension test you are given a passage or a paragraph or 2. यहाँ पर आपको जो है वो 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे एग्ज़ाम में, और आपको उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे. उनके आंसर्स आपको करने हैं, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. और दोनों ही पैराग्राफ जो होंगे वो अनसीन होंगे. दिस पैराग्राफ शोज द आइडिया और मूड concerning issues, their solution and the author provides. Your main task is to answer the question asked from the passage. आपका एक ही काम है कि जो भी पैसेज के बाद क्वेश्चंस दिए जाएं उनको आंसर करना है. तो उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. सॉल्व कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले तो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जब भी हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो सॉल्व करते हैं. वो क्या हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द की आइडिया ऑफ द पैराग्राफ बाय जस्ट रीडिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट. दिमाग में है कि फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन अगर हम लोग पैराग्राफ पढ़ लेते हैं तो पूरा जो उसका आइडिया है, जो इश्यूज़ वो पैराग्राफ में डिस्कस किए उनके बारे में हमें सब नॉलेज हो जाती है. ये एक मिसकंसेप्शन है जो कि पूरी तरह से रॉन्ग है, गलत है. ऐसा नहीं हो सकता. आपको पूरा पैराग्राफ जो है वो 1 या 2 टाइम से आपको रीड करना होगा ताकि आप अच्छे से उस पैराग्राफ को अंडरस्टैंड कर पाएँ. सेकेंड मिसकंसेप्शन क्या है कि रीडिंग द क्वेश्चंस फर्स्ट will help to understand the paragraph better. This is also not always true, because it is not possible for a person to remember all the questions. Also, the questions are sometimes indirect in nature. The order of the questions is not always in accordance with the paragraph of the progression of the paragraph. तो दूसरा मिसकंसेप्शन क्या है कि हम पहले क्वेश्चंस रीड कर लें. क्वेश्चंस रीड करने के बाद हम पैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ऐसा नहीं होता. क्यों? बिकॉज हम सारे क्वेश्चंस एक बार रीड करेंगे तो उनको याद करना इम्पॉसिबल है. दूसरा, क्वेश्चंस का बहुत बार नेचर जो है वो इनडायरेक्ट होता है. इनडायरेक्ट क्वेश्चन किए जाते हैं और ऑर्डर जो है वो सीक्वेंटली नहीं होता है. जो पैराग्राफ का ऑर्डर सीक्वेंस में है वही सीक्वेंस में जो है वो क्वेश्चंस का ऑर्डर नहीं होता. स्पेशली whenever you entered in a higher standard, 11th, 12th, ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री, तो उसके लिए हमें जो है वो पूरा पैराग्राफ रीड करना होगा अच्छे से. उसमें से जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो समझने होंगे. हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और अच्छे मार्क्स जो है वो गेट कर सकते हैं ना. 20 मार्क्स हैं जिसमें सारे आंसर्स हमें क्वेश्चन के पेपर के अंदर ही दिए जाएंगे. हमें सिर्फ अच्छे से अंडरस्टैंड करके वी कैन ईजिली स्कोर at least 14-15 marks
in this section. Just to रिक्वेस्टिंग स्किल्स, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमें चाहिए, कौन सी स्किल हमें चाहिए. टू डेवलप अ बेटर लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन वन रिक्वायर्स सर्टेन स्किल्स. दैट्स आर लॉजिकल एबिलिटी, द एबिलिटी टू इन्फर, एनालिटिक ability, reasoning ability, ability to understand the main motive of or the idea of the author, reading speed, vocabulary, power. लॉजिक होना चाहिए हमारे दिमाग में. वो लॉजिक बिल्कुल भी नहीं रखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो पैराग्राफ की लास्ट लाइन है. इट इज़ अ टोटली रॉन्ग. तो हमें अच्छे से क्वेश्चन रीड करना है, हमें क्या क्वेश्चन किया गया है उसी क्वेश्चन का हमें आंसर फाइंड करके लिखना है पैराग्राफ के अंदर से. हमारी रीजनिंग एबिलिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा टाइम जो है वो हम वेस्ट नहीं कर सकते. वोकैबुलरी पावर है ना, वोकैबुलरी पावर हमारी इट शुड बी वेरी गुड. रिमेंबर सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पैराग्राफ, अदरवाइज वी नीड टू रेफर द पैराग्राफ अगेन एंड अगेन विच विल कंज्यूम मोर टाइम. आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पावर जो है वो अच्छी होनी चाहिए. और वो कैसे होगी? प्रैक्टिस में मेक मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस से ही वो चीज़ें जो है परफेक्टली आएंगी. सारी चीज़ें जो है वो मैंने एक पाई चार्ट बना के आपको समझाई है. कॉम्प्रिहेंशन और उसकी रिक्वेस्टिंग स्किल्स, क्या क्या चीज़ें जो है हमें डेवलप करनी है बिफोर सॉल्व द पैसेज. दूसरा है कि गेट इन्वॉल्व विद द पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड इट. पूरी तरीके से पैराग्राफ के साथ इन्वॉल्व होकर इसको अंडरस्टैंड करना है. अंडरलाइन इम्पॉर्टेंट लाइन्स और पार्ट्स ऑफ द पैसेज टू आंसर द क्वेश्चन. इट विल ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज और द टोन और मोड ऑफ द ऑथर. जो भी मेन पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं आप जो इम्पोर्टेंट आपको लगते हैं उसको अंडरलाइन कर लेना है अच्छे से. ट्राई टू ट्रांसलेट अ कॉम्प्लेक्स लाइन इन एन ईजी वन इन योर ओन वर्ड्स एंड योर ओन लैंग्वेज. आपको क्या करना है कि जो भी कॉम्प्लेक्स लाइन्स पैराग्राफ के अंदर आती हैं जो बहुत मुश्किल हैं, उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है. और ये आप बहुत ईजिली कर सकते हो विद अ गुड प्रैक्टिस. This will help you in analyzing the main idea or of the paragraph. इससे क्या होगा, आपको जो मेन आइडिया है पैराग्राफ का, मेन थीम क्या है वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी. एंड इन सीकिंग द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द पैसेज, अंडरलाइन और मार्क द की वर्ड्स. कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको अंडरलाइन कर लेना है या तो उनको मार्क कर लेना है. दिस विल हेल्प टू डिस्कवर द लॉजिकल connection in the passage and help in understanding it better. Try to understand some certain unfamiliar words by reading the line thoroughly. The theme of the line will make you understand the meaning of the words. अब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन जो हम फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये अनसीन पैसेज होते हैं तो उनके वो मीनिंग हमें नहीं पता होते है ना. तो तब क्या करना है कि आप पूरा लाइन रीड करो अच्छे से, पूरे लाइन का जो है वो मीनिंग अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, तो आप इजीली वो वर्ड का मीनिंग भी जो है वो हासिल कर सकते हो. एक एक वर्ड का मीनिंग ढूंढने जाना नहीं है. डिटरमाइन द मेन आइडिया, टोन और मोड, inferential reasoning and other details from the paragraph. Do not assume anything based on your personal belief. It इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको जो है वो अपनी तरफ से कुछ भी आंसर में लिखना नहीं है. आपको क्या करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन वो पैराग्राफ में दी गई है वही इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही आपको अपने आंसर्स लिखने हैं, ना कि आपको अपने माइंड से कुछ अपने विचारों से वो आंसर्स जो है वो लिखने हैं. लुक बैक एट द पैराग्राफ व्हेन इन डाउट. जब भी आपको डाउट हो तो एक बार दोबारा से पैराग्राफ जो है वो रीड कर लीजिए. रीड द क्वेश्चन एंड ऑल द अल्टरनेटिव प्रोवाइडेड एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन. अच्छे से क्वेश्चंस रीड करो, उसके जो भी ऑप्शंस आपके पास हैं
है ना, उनको अच्छे से रीड करो। कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत स्पीड से जो है वो क्वेश्चंस रीड करते हैं, उसमें एक हल्का सा भी 1 सेकेंड का भी जो है वो गैप जो है वो हमारे पूरे क्वेश्चन का मीनिंग ही जो है वो चेंज कर देता है। तो कोई भी चीज़ जो है वो स्किप नहीं करनी है, अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद ही अटेम्प्ट करना है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये जो हैं हमारे फ्री के नंबर्स हैं एक तरह से अगर देखा जाए, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन भी जो है वो क्वेश्चन पेपर के अंदर ही दिया हुआ है। और ये 20 मार्क्स से हम अच्छे से अपनी जो एवरेज है, परसेंटेज है, वो अच्छे से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, वन मोर स्मॉल टिप, एवरी टाइम यू रीड समथिंग डू नॉट इग्नोर एन अननोन वर्ड टू फाइंड इट्स मीनिंग इमीडिएटली, है ना। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि कुछ आप जो फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं, कई बार आपको उसका मीनिंग नहीं पता होता तो उसको इग्नोर कर देना है। पूरा लाइन आप पढ़िए, पूरा पैराग्राफ रीड कीजिए, तो आपको वो वर्ड का मीनिंग भी जो है वो ऑलमोस्ट आ ही जाएगा। हमें क्या करना है कि जो भी ऑकवर्ड वर्ड्स हैं उनको क्या करना है, दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू लर्न न्यू वर्ड्स बट डोंट फॉरगेट टू यूज़ देम इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन। अब ऐसे वर्ड्स को याद रखने का एक ही तरीका है कि हम हर रोज़ जो है उनको डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करें। whenever possible in this way keep working on your vocabulary without stopping। इससे क्या होगा, आपकी vocabulary जो है वो भी इम्प्रूव होगी। जो भी awkward वर्ड्स आपको लगते हैं, है ना, तो पूरा पैराग्राफ रीड कीजिए, लाइन टू लाइन रीड कीजिए। उसके बाद जो भी ऐसे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको यूज़ कीजिए अपने डेली लाइफ में, डेली कन्वर्सेशन में, ताकि वो वर्ड्स जो है वो अच्छे से आपको याद रहें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे सॉल्व करने के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए। इट विल बी हेल्पफुल टू यू। अभी हमारा जो मेन पार्ट है कि हमें अपने सिलेबस के जो अनसीन पैसेज हैं किस टाइप के आएंगे और कैसे उनको जो है सॉल्व करना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फैक्चुअल पैसेज है फर्स्ट जो है हमारा। देखिए, इसमें 2 टाइप से आपको क्वेश्चंस, 2 पैराग्राफ आएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो 12 मार्क्स हैं इसके। फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसके 12 मार्क्स हैं, दोबारा से सुन लीजिए। और सेकंड पैराग्राफ जो है उसके 8 मार्क्स हैं, टोटल इज़ 20 मार्क्स। तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है, जैसे हम पहले पैराग्राफ करते आए हैं ना, स्टैंडर्ड 5th 6th से लेकर हम 10th तक जो करते आए हैं कॉम्प्रिहेंशन, वैसे ही टाइप के कॉम्प्रिहेंशंस आएंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 1 वर्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कुछ वर्ड मीनिंग दिए जाएंगे, आपको पैराग्राफ में से फाइंड करने हैं, और कुछ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चंस भी वो बताऊंगा कैसे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, ये जो पैराग्राफ आता है इसमें जो है वो ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव एंड लिटरेरी पैसेज। फैक्चुअल में क्या है कि फैक्ट पे बात की जाती है ना, जो फैक्ट होते हैं उनके बारे में मोस्टली डिस्कशन होता है। डिस्क्रिप्टिव में किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन किया जाता है डीप में, और लिटरेरी पैसेज स्टोरी टाइप जो है ना, उसमें आते हैं। तो फैक्ट में जो है वो ज़्यादा जो साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, उनके बारे में ही बात होती है, टू द पॉइंट बात होती है। ये तीनों पैराग्राफ जो है वो सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन के अंडर ही आते हैं। तीनों में से कोई एक टाइप का आपको पैराग्राफ आएगा, या तो फैक्चुअल आएगा, या तो डिस्क्रिप्टिव आएगा, या तो लिटरेरी पैसेज आएगा, और उसी के बेस पे आपको क्वेश्चंस किए जाएंगे। आपको क्या करना है, अच्छे से जो पैराग्राफ जो है वो रीड करना है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। क्लियर? ये तो वैसा ही पैराग्राफ है, अनसीन पैसेज है, जैसा अब तक हम करते आए हैं। जो सेकंड पैराग्राफ है, जो सेकंड क्वेश्चन है, वो चेंज है, उसके बारे में हम डीपली डिस्कशन करेंगे, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। सो क्लियर? ये पैसेज ऐसे आपको आएगा, फैक्चुअल पैसेज। उसके बाद जो है हमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसी के बेस पे ये देखिए आपको क्वेश्चंस आए। फर्स्ट जो है हमें 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस,
ऑप्शनल, जिसमें हमें ऑप्शंस दिए जाएंगे, हमें जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको टिक करना है, उसको अपने पेपर में हमें अपनी आंसर शीट पे लिखना है। उस ये 6 क्वेश्चन आएंगे आपको मल्टीपल चॉइस, उसके बाद 4 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स ईच। क्लियर? तो इसका आंसर जो है वो 2 सेंटेंस से ज़्यादा, मैक्सिमम 2 सेंटेंस, मैक्सिमम 2 सेंटेंस, ये आंसर जो है वो कभी भी 2 सेंटेंस से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ 1 मार्क क्वेश्चन। और सी में आपको जो है वर्ड मीनिंग पूछे जाएंगे, वो आपको पैराग्राफ भी बताया जाएगा, तो उस पैराग्राफ को दोबारा से रीड कर लेना है। आपको 2 वर्ड मीनिंग जो है, सिमिलर वर्ड्स जो हैं वो पैराग्राफ के अंदर से फाइंड करके आपको लिखने हैं। तो 6 + 4 + 2 इट्स 12 मार्क्स। क्लियर? इसमें आपको मैं जो है वो PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, आंसर्स का भी और क्वेश्चंस का भी, और आपका ये पैसेज का भी, ताकि आप अच्छे से उसको रीड कर पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ और देख पाओ कि कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। सेकंड जो है वो डिस्क्रिप्टिव पैसेज है, इसमें भी सेम ही है, क्वेश्चन से उसी तरीके से पूछे जाएंगे, बिकॉज इट इज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, है ना। उसके बाद लिटरेरी पैसेज है, लिटरेरी पैसेज में कोई स्टोरी हो सकती है जो अनसीन होगी, लिटरेचर का, जैसे हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज आती हैं, या किसी चीज़ का, किसी इंसिडेंट का जो है वो लिटरेरी वे में जो है वो एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। उसके बाद वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको ऑप्शनल। उसके बाद 4 क्वेश्चन जो हैं वो हमें 1 सेंटेंस और 2 सेंटेंस में उसका आंसर देना है, 2, है ना। सी क्वेश्चन नंबर सी में हमें वर्ड मीनिंग दिए जाएंगे, जिसके हमें सिमिलर वर्ड्स जो है वो हमें पैराग्राफ में से फाइंड करने हैं। क्लियर? तो ये हुआ अपना सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें एक पैराग्राफ आएगा, वो इन 3 टाइप के पैराग्राफ में से कोई भी एक टाइप का पैराग्राफ हो सकता है। उसके बाद उसी के बेस पे हमें क्वेश्चंस किए जाएंगे। 6 क्वेश्चन जो होंगे उसमें मल्टीपल चॉइस होंगे, और 4 क्वेश्चन जो होंगे वो डिस्क्रिप्टिव होंगे, जिसको हमने 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस में डिस्क्राइब करना है। और हमें 2 क्वेश्चन किए जाएंगे हमें वर्ड मीनिंग पे, हमें सिमिलर मीनिंग जो है वो ढूंढकर लिखना है पैराग्राफ में से, और आपको बताया भी जाएगा कि ये वर्ड जो है वो आपको कौन से पैराग्राफ में मिलेगा। तो अलग क्या है इसमें, है ना। ये तो हम करते ही आए हैं। तो सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है सेक्शन ए का सेकंड क्वेश्चन जो है नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। नोट मेकिंग एंड समराइजिंग जो है वो नया है हमारे लिए, ये हमने पहले किया नहीं है। अक्सर हम लोग नोट बनाते हैं, तो ऐसे एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा जिसमें आपको कुछ नोट बनाने हैं उसी पैराग्राफ को, और एक दूसरा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको उस पैराग्राफ को समराइज़ करना है। आपको उस पैराग्राफ को समराइज़ करना है। उस पैराग्राफ को जो है जितना भी वो पैराग्राफ दिया गया है उसको 1/3 वर्ड में, जैसे कि वो अगर 90 वर्ड्स का है तो उसको हमें 30 वर्ड्स में कन्वर्ट करके अपने वर्ड्स में उसको लिखना है। लेकिन हमें जो है पूरा थीम जो है वो किस चीज़ का रहेगा, जो हमारा मेन टॉपिक है वही जो मेन पैराग्राफ है। चलिए पहले है नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग क्या है? नोट्स आर शॉर्ट रिटन रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट टू एड द मेमोरी। Notes are usually taken to record a speech or dictation while listening to it or after reading a book, magazine or article. They are referred back whenever needed and may be reproduced in the desired way. तो हम जो हैं जब भी हम पढ़ते हैं तो भी नोट्स बनाते हैं ना। हम कोई लेसन पढ़ें या साइंस का या कॉमर्स का कोई भी एक लेसन हम रीड करें, इंग्लिश का कोई लेसन रीड करें, तो उसके बाद हम एक नोट बनाते हैं, क्योंकि पूरा जो है लेसन जो है पूरा जो कंटेंट दिया है वो याद करना पॉसिबल नहीं है। तो हम उसको मेमोराइज करने के लिए नोट बनाते हैं।
जो कि शॉर्ट फॉर्म है, राइटिंग का जो है शॉर्ट फॉर्म है। द नेसेसिटी ऑफ नोट मेकिंग, अब ज़रूरत क्यों है नोट मेकिंग का? नॉलेज इज़ वास्ट एंड अनलिमिटेड बट आवर मेमोरी इज़ लिमिटेड। हमारी मेमोरी जो है वो लिमिटेड है, नॉलेज जो है वो अनलिमिटेड है। वी कैनॉट रिमेंबर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑल द टाइम, हम सारी चीज़ें हर टाइम याद नहीं रख सकते। हैंस नोट मेकिंग इज़ नेसेसरी, इसीलिए नोट मेकिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। विद द हेल्प ऑफ नोट्स वी कैन रिकॉल द इंटायर इंफॉर्मेशन रीड और हेयर मंथ एगो। नोट मेकिंग के ज़रिए, मान लीजिए आपने आज कोई न्यूज़ देखी, कोई इन्फॉर्मेशन आपने आज, कोई नॉलेज जो है वो आपने आज गेट की, लेकिन आपने उसको कहीं पर लिखा नहीं, रिकॉर्ड नहीं किया, है ना, तो क्या होगा? आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 6 मंथ हम लोग जो है उस चीज़ को भूल जाएंगे। लेकिन अगर वही चीज़ हमने जो है एक छोटे से नोट में लिखी तो वो पूरा इंसिडेंट जो है वो हमें हमेशा के लिए याद रह जाएगा। जब भी हमें दोबारा से वो चीज़ को पढ़ना होगा, उस चीज़ को याद करना होगा, तो वो हम लिखी हुई चीज़ जो है वो कभी भी मिटती नहीं है, हम उसको दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। इट इज़ क्वाइट यूज़फुल टू स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर मैनी सब्जेक्ट्स at the time of examination. It is not possible to go through voluminous books at such critical times. Notes are quite handy. Hence note making fulfills 3 useful functions. स्टूडेंट लाइफ में तो नोट मेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये नोट मेकिंग का जो पार्ट है वो सिर्फ इंग्लिश रीडिंग स्किल के लिए ही नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए है, क्योंकि पूरी बुक्स को रिमेंबर कर पाना, उसको रिवाइज़ कर पाना एट द क्रिटिकल टाइम, उस टाइम पे जब एक एक सेकंड जो है वो बहुत कीमती होता है, वो पॉसिबल नहीं है। इट कीप्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एट आवर डिस्पोजल फॉर रेडी रेफरेंस. इट हेल्प अस रिकंस्ट्रक्ट व्हाट वाज सेड और रिटन एंड दस एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ रिमेंबरिंग और रिकॉल. तो क्या है कि हम जब भी चाहें जो है वो चीज़ों को दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोट मेकिंग. हम जो है जो भी इंफॉर्मेशन हमें बोली गई है, जहाँ हमने रिटन फॉर्म में उसको पढ़ा है, उसको अगर हम लिख लेंगे, है ना, कम वर्ड में, तो हमेशा हमारे लिए एक हैंडी रहेगा. इट कम्स इन हैंडी इन डिलीवरिंग अ स्पीच, पार्टिसिपेशन इन अ डिबेट, डिस्कशन, राइटिंग एन ऐसे एंड रिवाइजिंग लेसन्स बिफोर एन एग्जामिनेशन. जब भी हमें कोई स्पीच देनी है तो वो नोट हमारे काम आएंगे. डिस्कशन में, ग्रुप डिस्कशन में वो नोट हमारे जो है वो काम आएंगे. कोई ऐसे हमें लिखना हो तो वो उस टाइम पे हमें काम आएंगे. एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा काम में आएंगे, ताकि हम क्विकली रिवाइज़ कर पाएँ. जो टॉपर्स होते हैं वो हमेशा अच्छे नोट्स बनाते हैं. हाउ नोट मेकिंग हेल्प अस. तो नोट मेकिंग से हमें क्या हेल्प होती है? While making notes, we do not simply read the passage, listen to speech, but consider various points made by the writer, speaker, and draw our attention about what is being present. Thus, note making helps us in understanding the passage in a better way and organizing our thoughts systematically. तो इससे हमारी क्रिटिकल नॉलेज भी, थिंकिंग जो है, हमारी क्रिटिकल पावर, रीजनिंग एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है नोट मेकिंग के ज़रिए. हम किसी चीज़ को अपने वर्ड्स में जो है वो दोबारा से रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो पाते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नोट्स जो है वो कैसे होने चाहिए? शॉर्ट एंड कम्पैक्ट. गुड नोट मस्ट बी शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट. अच्छा, नोट्स जो हैं वो बहुत शॉर्ट होने चाहिए. अब ऐसा नहीं है कि 3 पेज का कोई लेसन है तो हम 3 पेज के ही नोट्स बनाएंगे, तो फिर मतलब क्या रहा? तो फिर तो कोई मीनिंग ही नहीं रहा ना नोट्स बनाने का. तो हमारा जो नोट्स होंगे, अगर हमारा 3 पेजेस का हमारा कंटेंट है तो उसके नोट्स जो हैं वो हाफ पेज में या मोर देन हाफ पेज, लेकिन लेस देन 1 पेज से भी कम होना चाहिए, ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो पाए. complete information, they must contain all the important information. लॉजिकल नोट्स जो है हमेशा हमारे लॉजिकल वे में ही हमारे बने हुए होने चाहिए. अंडरस्टैंडेबल,
दे शुड बी अंडरस्टैंडेबल व्हेन कंसल्टेड एट अ लेटर स्टेज। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख लेना है, तो वो अच्छे से अंडरस्टैंड होना चाहिए जब भी हमें उसकी ज़रूरत है। बाद में नोट की जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो इट शुड बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल व्हेन एवर वी रिक्वायर्ड इट वी कैन यूज़ आवर नोट। मैकेनिक्स ऑफ नोट मेकिंग, हेडिंग एंड सब हेडिंग। तो नोट मेकिंग जो है ना, बनाना क्या कैसे है, हेडिंग एंड सब हेडिंग ये फॉर्मेट है, एब्रीविएशन एंड सिंबल्स, नोट फॉर्म, नंबरिंग एंड इंडेंटेशन। चलिए हेडिंग एंड, अब हमारा जो है मेन पॉइंट पे आते हैं कि नोट मेकिंग का फॉर्मेट जो है वो कैसा होगा। पहले तो हेडिंग और सब हेडिंग आएगी। हेडिंग रिफ्लेक्ट्स द मेन थीम वेयर एज द सब हेडिंग पॉइंट आउट हाउ इट हैज़ बीन डेवलप। हेडिंग से हमारा जो मेन थीम है वो क्लियर हो जाता है, सब हेडिंग से जो है हमारा मेन थीम जो है कैसे डेवलप हुआ, आगे आगे क्या क्या डिस्कशन हुआ हमारे पूरे पैसेज में, उसके बारे में बताया जाता है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर हेडिंग एंड सब हेडिंग रिवील्स द ग्रास्प ऑफ द पैसेज बाय द स्टूडेंट्स। अपने हेडिंग और सब हेडिंग हम अच्छे से तभी लगा सकते हैं जब हमने अच्छे से पैसेज को जो है वो अंडरस्टैंड किया है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर एसिमिलेशन ऑफ मेन आइडियाज एंड सब्सिडरी पॉइंट्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक नोट्स। जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब तक आपको पैराग्राफ अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तब तक आप अच्छे नोट्स जो है वो कभी भी नहीं बना पाएंगे। हम कैसे हेडिंग और सब हेडिंग लिख पाएंगे अगर हमने सिर्फ फर्स्ट 2 लाइन या लास्ट 2 लाइन ही रीड और अंडरस्टैंड की है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। एब्रीविएशन एंड सिंबल्स, कुछ सिंबल्स हम यूज़ करते हैं। देर आर यूज्ड फॉर प्रिसिशन एंड इकोनॉमी ऑफ वर्ड, ताकि हमारे वर्ड्स जो हैं वो कम से कम यूज़ हो, एंड हैंस क्वाइट हेल्पफुल इन नोट मेकिंग। ये हमारे नोट मेकिंग में भी यूज़ होता है। एटलीस्ट 4 reconcilable abbreviation are to be used in note making in your board examination। कम से कम 4 ऐसे सिंबल्स जो हैं वो हमें यूज़ करने ही हैं, एब्रीविएशंस जो हैं वो यूज़ करने हैं। These are essentials components of note making। Students often make use of abbreviation and symbols in doing their written work। ये आप अपने रिटर्न वर्क में भी यूज़ करते हैं। वो एब्रीविएशन और सिंबल्स क्या हैं वो नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। चलिए सिंबल्स, कुछ सिंबल्स हैं जो हम नोट व्हेन वी मेक अ नोट हम यूज़ करते हैं। ये यूनिवर्सल सिंबल है ना, जो लगभग हर जगह इजीली जो है अंडरस्टैंडेबल किए जा सकते हैं। एंड दिस इज फर्स्ट सिंबल इज फॉर एंड, therefore for, that is percentage, for 100 100, for example for namely। मैथमेटिकल सिंबल्स जो हैं जो हम मैथ में हम यूज़ करते आए हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, एट द रेट ऑफ, लेस देन, और एंड बिफोर। एब्रीविएशन जो हैं वो क्या, कौन कौन से एब्रीविएशन जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट टाइप है एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स क्या है कि सारे लेटर्स जो है वो कैपिटल लिए जाएं। कॉन्ट्रैक्शंस टेकिंग फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट लेटर जो है वर्ड का सिर्फ फर्स्ट लेटर जो है वो वही लिया जाए। थर्ड टाइप है शॉर्ट फॉर्म्स, है ना, कुछ टेकिंग फर्स्ट फ्यू एंड लास्ट फ्यू लेटर्स ऑफ द वर्ड। इससे क्या होगा, जो लेंथ जो है वर्ड्स की वो कम हो जाएगी, इसलिए अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। क्योंकि हमारी नोट जो है बहुत कम वर्ड्स में जो है वो बनाना है। वो सॉल्व एग्जांपल है 2-3 हम करेंगे तो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। एक्रोनिम्स जो हैं वो कैपिटल लेटर जैसे CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ एग्जाम सेकेंडरी एजुकेशन, CO कमांडिंग ऑफिसर, CM चीफ मिनिस्टर, GPO जनरल पोस्ट ऑफिस, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, PM फॉर प्राइम मिनिस्टर, SHO फॉर स्टेशन हाउस ऑफिसर,
SP Superintendent of Police, UK, United Kingdom, USA, United States of America, UNO, United Nations Organization, UNESCO, United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, WHO, World Health Organization. क्लियर? तो ये कुछ एक्रोनिम्स हैं, इनका फर्स्ट सारे लेटर्स जो है वो कैपिटल लिए गए हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारे एक्रोनिम्स हैं। कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या आता है कि कुछ वर्ड्स जो हैं, फर्स्ट फ्यू वर्ड्स जो हैं वो लिए जाते हैं, इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल रहता है, जैसे फॉर कैप्टन, कंपनी, कर्नल, डिस्काउंट, स्पेशली, फिगर, ऑनरेबल, ऑनरेरी, इंच, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, रिवन, साइन, सितंबर, सिग्नेचर, सोसाइटी, टेक्निकल, टेलीग्राम, टेलीफोन, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट, एटसेट्रा. नेक्स्ट इज लिमिटेड. लिमिटेड, मिस्टर, मिस, मिसेस, ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेटरी, वेट, ईयर, यार्ड, सम अदर कॉन्ट्रैक्शंस, अकाउंट, बिल्डिंग, बुक्स, कैनॉट, civilization, centimeter, care of, manuscript, measures, will not, shall not, reading, not applicable, meter, kilogram, and education. Use of full stop in an abbreviation. Often a full stop is put after an abbreviation which does not end with the last letter of the word, such as kernel, division, company, info, है ना, इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है. तो क्या है कि जब भी हम कुछ ऐसे वर्ड्स लें, किसी होल वर्ड के कुछ इनिशियल लेटर्स लें, तो उसके बाद हम जो है फुल स्टॉप लगाते हैं. द एब्रीविएशन दैट एंड विद द लास्ट लेटर द वर्ड डू नॉट रिक्वायर फुल स्टॉप. अगर हमने लास्ट लेटर लिया है तो हमें फुल स्टॉप नहीं लगाना है, अगर हमने इनिशियल लेटर्स लिए हैं तो ही फुल स्टॉप लगाना है. जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट है, मिस, डॉक्टर, टेंथ, मिस्टर के लिए हमने MR लिया है तो हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे. पंडित, राइटिंग, क्योंकि यहाँ पर जी जो है, राइटिंग का जी जो है वो हमने लिया है, तो इसलिए हम जो है वो फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे. वे नोट, कन्फ्यूजिंग एब्रीविएशन शुड बी अवॉइडेड. ऐसा कोई वर्ड आपको नहीं लेना है जो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, क्योंकि अगर वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो वो किसी के लिए भी अंडरस्टैंडेबल नहीं है. द एब्रीविएशन अंडर may stand for understand, understood, understanding. Similarly, industry stand for industry, industrial, industrious. तो ऐसे एब्रीविएशन हमें नहीं लेने हैं जो कंफ्यूज करते हो. नोट फॉर्म, while making notes the whole information is listed in note form in points only. Notes should be not be written in complete sentences as we can't remember the whole information, so only the main points are listed one अंडर द अदर एंड नंबर. तो हमें क्या करना है, नंबर वाइज हमें सिर्फ पॉइंट्स ही लिखने हैं, हमें पूरे सेंटेंसेस लिखने नहीं है. इट एम्प्लॉयज द लॉजिकल डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ द लिस्टेड इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग फिगर, लेटर्स, डैशेस एंड स्पेसेस. ऑल एग्जांपल्स एंड फिगरेटिव स्पीच आर एलिमिनेटेड. अच्छे से उसमें हमें जो है वो फिगर्स, लेटर्स, डैश और स्पेस यूज़ करनी है. एक एक चीज़ जो है हमेशा हमारी क्लियर होनी चाहिए. हम जो है मेन सेक्शन को एक हम पॉइंट देंगे, उसके बाद सब पॉइंट जब हम देंगे तो हम ऐसे जो है नंबर वाइज उसको जो है डिवाइड कर सकते हैं. जैसे इंटेंट फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है. यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें हम मेन हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर सब हेडिंग आ जाएगा, है ना. क्लियर? या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मेन हेडिंग, उसके बाद पॉइंट नंबर 1, 1.1, 1.3, 1.4, जैसे हमारा मैथ्स में दिया जाता है ऐसे ही. सेकंड पॉइंट मेन हेडिंग, यहाँ पर सब हेडिंग. कंक्लूज़न, है ना, हमेशा नोट मेकिंग इज़ अ यूजफुल स्किल, यू मस्ट डेवलप इट विद अ कंस्टेंट
practice. Notes form an essential part of your academic life and will serve you well in your school and board examination. तो ये हैबिट को हमें डेवलप करना है विथ प्रैक्टिस. ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए थ्रू आउट आपकी स्टडी और आपकी पूरी लाइफ में आपको हमेशा काम में आने वाली चीज़ है. ये तो हमारी फॉर्मेट का डिस्कशन हुआ. अभी नोट कैसे बनाएंगे हम वो सीखते हैं. ये तो फॉर्मेट हमने सीखा कि कैसे कैसे हमें जो पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन करने हैं. फर्स्ट क्या है कि रीड द पैसेज केयरफुली, ट्राई टू गेट द थीम एंड सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज. यू मे आस्क योर सेल्फ व्हाट इज़ दिस पैसेज अबाउट. दिस विल प्रोवाइड यू द गेस्ट. गेस्ट मतलब थीम. आपको पूछना है कि खुद से पूछना है कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में था, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी. अच्छा, जब भी हम लिखें तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें लिखनी है वो हम अपने वर्ड्स में लिखनी है ना. अपने वर्ड्स उसमें यूज़ कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हम बीच में से कोई भी सेंटेंस जो है वो पैराग्राफ का लिखें, ऐसा नहीं होता है. हमें अपनी लैंग्वेज में अपने वे से अपनी स्किल से जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको एक्सप्रेस करना है. लेकिन इन्फॉर्मेशन वही होनी चाहिए जो हमें पैराग्राफ में प्रोवाइड की गई है. रीड केयरफुली, आइडेंटिफाई मेन आइडियाज़ एंड इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग डिटेल्स. अच्छे से अपने जो मेन पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन कर लेना है. मेक नोट्स ऑफ मेन आइडियाज़ अंडर हेडिंग एंड सब हेडिंग पॉइंट्स. अंडर सब हेडिंग यूज़ प्रॉपर लेआउट फॉर्मेट. एग्जाम्पल इंटेंट लाइनर फॉर्म, sequential form, tabular form, flow chart, pie chart, graphs और diagram. You can use anything. कुछ भी आप बना सकते हो जिससे आपका नोट मेकिंग जो है बहुत अच्छा एक इम्प्रेसिव लगे. यूज़ एब्रीविएशन वेर एवर पॉसिबल. हमें एब्रीविएशन वही लेने हैं जो हम अच्छे से जिसको रिकॉग्नाइज कर पाएँ, पहचान कर पाएँ और वो वाइडली जो है वो. चलिए पॉइंट नंबर पैराग्राफ नंबर 1. तो ये पैराग्राफ जो है इसका पीडीएफ लिंक मैं आपको पीडीएफ जो है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, है ना. अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं लाइन टू लाइन पढ़ने में, तो आप अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़िए. उसके बाद इसको सॉल्व कैसे किया गया है वो अच्छे से देखिए. तो एक पैराग्राफ का सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको दे ही देता हूँ. यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. उसमें ये पैराग्राफ है 8 मार्क्स, है ना. सेकंड क्वेश्चन इट इज़ ऑफ सेक्शन ए. क्वेश्चंस कौन से पूछे जाएंगे आपसे? 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ए और बी. ऑन द बेसिक्स ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग. यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशन वेयर एवर नेसेसरी. गिव एन अप्रोप्रिएट टाइटल. टाइटल भी देना है, हेडिंग सब हेडिंग लिखनी है, एब्रीविएशन लिखनी है जो कि रिकॉग्नाइजेबल हो. क्लियर. ये तो हमने नोट फॉर्मेटिंग कैसे किया हुआ है. डिमोनेटाइजेशन के ऊपर पूरा पैराग्राफ है तो उसके ऊपर ही हमें जो है हमारा नोट बनाने है. सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि मेक राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स. इन अबाउट 80 वर्ड्स. 80 वर्ड्स बार बार रिपीट कर रहा हूँ. 80 वर्ड्स जो वर्ड लिमिट दी गई है उसी वर्ड लिमिट में हमें हमारी समरी जो है वो कंप्लीट करनी है. जो नोट मेकिंग है उसके लिए हमें 5 मार्क्स दिए जाएंगे और समरी के लिए हमें 3 मार्क्स मिलेंगे. समरी हमें हमेशा हमारे वर्ड्स में लिखनी है. जो वर्ड लिमिट दी जाए उतने वर्ड लिमिट में ही हमें हमारी समरी जो है वो कंप्लीट करनी है. ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा लिखने के मार्क्स नहीं है, याद रखना. यहाँ पर ज़्यादा लिखने के मार्क्स नहीं है, एक्यूरेट लिखने के, सही लिखने के मार्क्स हैं. तो जैसे हम डिस्कशन करके आए हैं पहले नोट मेकिंग के. चलिए टाइटल हमें देना है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिमोनेटाइजेशन, है ना. मेन हेडिंग डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी नोट. सब हेडिंग फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट हेडिंग का सब हेडिंग है नोट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन. कौन कौन से? 500 एंड 1000 टू लॉस लीगल सैंक्शन द वायलेशन ऑफ ₹1000 नोट्स. Introduction of 500 and 2000 notes. The continuation of all notes in lower demonetization.
तो यहाँ पर हमने ऑब्रिविएशन जो है ऐसे आपको एक बॉक्स बना के आपने जो भी ऑब्रिविएशन लिए है उसका फुल फॉर्म भी लिख दीजिए, ताकि जो एग्ज़ामिनर आपका पेपर रीड कर रहा है वो अच्छे से समझ पाए कि आपने जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए हैं, एब्रीविएशंस लिए हैं, तो उनका फुल फॉर्म क्या है, ताकि उसको कोई परेशानी ना हो, वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। पॉइंट वाइज हमने जो है हमारा पूरा जो नोट है वो पॉइंट वाइज होगा। यहाँ पर सेकंड पॉइंट आ गया आपका प्राइम मिनिस्टर्स ओपिनियन। प्राइम मिनिस्टर ने क्या ओपिनियन दिए कि नोट्स ऑफ 500 एंड 1000 विल प्रूव वर्थलेस। 500 और 1000 के जो पुराने नोट हैं वो वर्थलेस हो जाएंगे। इंडिया बीइंग अ ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी, इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव होगी। गवर्नमेंट डिकेटेड टू फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, गवर्नमेंट को जो है गरीबी के साथ लड़ने में कामयाबी मिलेगी। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, आम लोगों की भी पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ेगी। उसके बाद आरबीआई ने क्या ओपिनियन दिए, द कंट्रोल ऑफ फेक नोट्स एंड ब्लैक मनी, जो फेक करेंसी हमारी मार्केट में चल रही थी उससे क्या होगा, आरबीआई को निजात मिलेगी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन, इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा डिसीजन को, इनकन्वीनियंस टू द कॉमन मैन, है ना, जैसे लाइन्स में हम लगे जब इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया गया। एडॉप्शन ऑफ न्यू करेंसी सिस्टम, पूरा करेंसी जो है उसको रिप्लेस किया गया। जब भी कोई नई चीज़ आती है तो हमेशा शुरुआत में कठिनाइयाँ होती हैं। लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ हैंडलिंग मनी फॉर बैंक्स, अब बैंक को भी पूरा जो करेंसी है वो पुराने नोट लेकर नए नोट जो है वो इशू करने थे, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। ह्यूज डिमांड फॉर विड्रॉ और एक्सचेंज, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, लोगों ने अपनी करेंसी वापस ली और जो है करेंसी एक्सचेंज की। क्लियर रेट, अदर प्रॉब्लम्स क्या हुई, दूसरी प्रॉब्लम्स क्या हैं, हैंडलिंग लॉन्ग क्यूज़, बहुत लंबी लंबी लाइनों में लोगों को खड़ा होना पड़ा और बहुत ज़्यादा टाइम जो है लोगों का वो वेस्ट हुआ। डिपॉजिट और एक्सचेंज ऑफ डिमोनेटाइज नोट एक्सचेंज करने में और डिपॉजिट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आई। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या थे डिमोनेटाइजेशन के, इन्फ्लेशन, करप्शन और ब्लैक मनी, महंगाई जो हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, करप्शन को कम करना और ब्लैक मनी को ख़त्म करना। जो उसी में जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा, है ना, हमें समराइज़ करना था इस पूरे पैराग्राफ को विद इन 80 वर्ड्स, वो हमने किया। द नोट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि समराइजिंग में हमें कोई भी एब्रीविएशन जो है वो यूज़ करना नहीं है। द नोट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन ऑफ ₹500 एंड 1000 विल लॉस लीगल sanctions. The new notes of demonetization of ₹500 and 2000 will be introduced very soon, but all notes in lower demonetization will remain in circulation. जो छोटे नोट्स हैं वो उसी तरह से जारी रहेंगे। 500 और 2000 के नए नोट जारी किए जाएंगे और 500 और 1000 के जो पुराने नोट थे वो लीगली बंद हो जाएंगे, बैन हो जाएंगे। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द इंडिया इज़ अ ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी, इससे हमारे जो है इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट आएगा, हमारा स्पॉट जो है, हमारी पहचान जो है वो ब्राइट होगी। द गवर्नमेंट इज़ डेडिकेटेड टू फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी एंड एक्सपेक्ट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इससे गवर्नमेंट को गरीबी के साथ लड़ने में हेल्प होगी और लोगों की पार्टिसिपेशन जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस में वो इंक्रीज़ होगी। आरबीआई थिंक्स दैट दिस डिसीजन विल चेक द फेक नोट्स एंड ब्लैक मनी, आरबीआई का ओपिनियन है कि इससे ब्लैक मनी और फेक नोट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। हाउएवर द कॉमन मैन आर बाउंड टू फेस मोर सम प्रॉब्लम, भले ही कॉमन लोगों इससे जो है वो कॉमन लोगों को कुछ प्रॉब्लम अभी फेस करनी पड़ रही हैं। एंड इट विल क्रिएट अ लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम ऑफ हैंडलिंग ह्यूज मनी डिपॉजिट फॉर बैंक्स ऑल्सो, और बैंक को क्योंकि पुराने नोट उनको वापस लेने हैं, नए नोट इशू करने हैं, इसमें बैंक को भी बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। बट द गवर्नमेंट इज़ होपफुल दैट द डिसीजन विल चेक इन्फ्लेशन, करप्शन और ब्लैक मनी इन द कंट्री, लेकिन गवर्नमेंट को होप है कि इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन, महंगाई, करप्शन और ब्लैक मनी जो है कंट्री में से ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें जो है
वो नोट मेकिंग करनी है आपको। 1-2 बार जो अच्छे से पूरे पॉइंट्स जो हैं वो रीड करने हैं। लैंग्वेज इजी है, इसमें कुछ हार्ड लैंग्वेज यूज़ नहीं किया हुआ है, तो इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कभी भी फ़ोन कर सकते हो, या तो स्कूल में आप मिलने के लिए आ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।